बैक। आप देख रहे हैं वन अपना फाइनेंस मिनिस्टर। और जी हाँ, अब बहुत ही गर्मा गर्म मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे। भारतीयों को लुभा रहा है विदेश। अगर आप भी उनमें से हैं जो बाहर शिफ्ट होना चाहते हैं, तो यही बड़ा सवाल है जो हम शो पर भी उठा रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में भारतीय देश आखिर क्यों छोड़ रहे हैं? कुछ आंकड़े आपके स्क्रीन पे हम फ्लैश करते हैं। विदेश मंत्रालय के ताज़ा आंकड़े ये बताते हैं कि पिछले 2 साल में लगभग 2 लाख से ज़्यादा भारतीयों ने अपनी भारतीय नागरिकता त्याग दी है। मतलब हर दिन करीब 600 लोग भारत को अलविदा कह रहे हैं। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि अपनी पहचान भी छोड़ रहे हैं। अब यहाँ कई सारी वजह हैं जो बताई जा रही है। बेहतर नौकरी, अच्छी शिक्षा, ज़्यादा सुरक्षा या आसान नागरिकता, कुछ ये फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो इंडियन सिटीजनशिप को छोड़ रहे हैं। या फिर चुपचाप होता विरोध। जी हाँ, विरोध किस लिए होगा? भारत के टैक्स सिस्टम, नौकरीशाही या सपनों की धीमी रफ्तार के खिलाफ? अब ये एक तरह के फैक्टर्स हैं जो गिनाए जा रहे हैं, जो बताए जा रहे हैं कि इन वजहों से हो सकता है कि भारतीय जो है विदेश जा रहे हैं। लेकिन आज हम जानेंगे कि आखिर कौन है वो लोग जो भारत छोड़ रहे हैं और ये छोड़ के जा कहाँ रहे हैं। क्या सिर्फ पैसा ही वजह है या सिस्टम से हो चुकी है थकान? क्या ये नया ब्रेन ड्रेन है और इसका देश पर आखिर किस तरह का असर पड़ेगा? सरकार को इन संकेतों को गंभीरता से बिल्कुल लेना तो चाहिए, लेकिन आप अगर वो शख्स हैं जो बाहर सेटल होना चाहते हैं, तो फाइनेंशियली आपकी तैयारी कितनी है, इसकी पड़ताल करना भी बहुत ज़रूरी है। उसमें हम आपकी सहायता भी यहाँ पर जो है आज करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं संकल्प अग्रवाल, फाउंडर हैं ये ट्रैवल ट्रायंगल के, और अर्नब पंड्या, फाउंडर है मनी एडु स्कूल के। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। संकल्प, आपके पास मैं आऊंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कुछ आंकड़े आप हमको बताएं कि आखिर कितने भारतीय बीते कुछ वर्षों में बाहर गए हैं और कहाँ कहाँ गए हैं, जो भी डेटा आपके पास है। अच्छा, तो पहले बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ बोलने के लिए, अवसर देने के लिए। भारतीय बहुत ही भारी मात्रा में भारत से बाहर जा रहे हैं क्योंकि उनको बहुत ज्यादा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिल रही है बाहर, जिससे वो आगे बढ़ रहे हैं। तो आप मान लीजिए कम से कम 50% भारतीय तो सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ही जाते हैं क्योंकि वो वहां पे पढ़ने आगे जाते हैं, पढ़ के फिर वहीं सेटल हो जा रहे हैं। अब आप सोचिए, आज से 5 साल पहले जो बच्चे पीएचडी करने गए थे, वहीं उनको नौकरी मिल गई है। नौकरी मिल के उनके साथ ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं और उनको बड़ी बड़ी टेक फर्म्स में अब एकदम पेशेंट जॉब्स मिली हुई है, जहां वो आराम से नौकरी करते जा रहे हैं। तो वहीं सेटल हो गए हैं, शादी भी हो गई है, बच्चे भी आ गए और अपने माता पिता को भी वहां बुला रहे हैं। बाकी बाकी फिर छोटे छोटे कंट्रीज में सब जगह ब्रोकन है। बट जो एक नया ट्रेंड निकला है वो निकला है कि जो जो स्टार्टअप में लोग पैसा कमा रहे हैं, वो फिर अब यूएई या सिंगापुर जा रहे हैं क्योंकि वहां पे उनको टैक्स कम लगता है एंड उनको एडवाइजरी मिलती है कि आपका यहाँ पे टैक्स कम लगेगा। बाकी हम जानते ही हैं कि कनाडा में भारी मात्रा में लोग जाते हैं क्योंकि वहां पे ऑलरेडी बहुत टाइम से फैमिली सेटल्ड है सब लोगों की। तो वो उनको आराम से वहां बुला लेती है, वहाँ के कल्चर में घोल लेती है, अपने साथ बुला लेती है वहां पे, राइट। एंड वहां पे नौकरी और सब चीजों में हेल्प करते हैं। तो कनाडा में भी हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग जा रहे हैं। फिर उसके अलावा आप देखिए, भारत में बच्चे पढ़ने लगे हैं। पढ़ते पढ़ते अब कॉलेज के बाद उनकी टेक्नोलॉजी की जॉब मान लीजिए फ्रैंकफर्ट में लग गई। फ्रैंकफर्ट में फ्रैंकफर्ट में वहीं पे ही बच्चा पढ़ पढ़ के आगे निकल जाता है। फिर वहीं पे बड़ी बड़ी कार कंपनीज है जिनके पास ऐसा टैलेंट नहीं होता कि यूरोप में इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी की पढ़ाई नहीं होती, तो वहां पे भी फिर चलिए, बच्चे तो अपने। सबकी बहुत सारी ऐसी वजह है जिसकी वजह से आप बाहर जाना चाहते हैं। लेकिन ना प्रणव जी, बड़ा सवाल ये है कि क्या आप बाहर विदेश शिफ्ट होने के लिए तैयार हैं? अगर आपने पूरी ज़िंदगी जो है भारत में बिताई है, जिस भी वजह से आप बाहर जाना चाहते हैं, कैसे पता करें कि हम फाइनेंशियली तैयार हैं या नहीं बाहर मूव आउट होने के लिए? देखिए, जब फाइनेंसिस की बात आती है तो देख आपको लोग जो बाहर जाते हैं वो कई कैटेगरी में मिलेंगे। एक कैटेगरी तो वो है जो फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज के लिए जा रही है, यानी कि उनको वहां फॉरेन में ज्यादा इनकम हो रही है। तो ये जो इनफ्लो है उनके लिए, उस अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए, अपने टैलेंट, अपने स्किल को अच्छी तरह से कमाने के लिए वो वहां जा रहे हैं। तो ये एक बात हो गई। दूसरे वैसे कई लोग हैं जिनके बच्चे बाहर हैं और फिर वो उनके बच्चों के साथ वहां जाके रह रहे हैं, तो उनके पास एग्जिस्टिंग लेगेसी एसेट्स इंडिया में होती है, जहां उनको थोड़ा प्लानिंग करना पड़ता है। और तीसरी कैटेगरी एक यही है जो अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से वो बाहर जाते हैं, क्योंकि वो अपने एसेट्स दुनिया भर में इस
प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं ताकि वो उनको टैक्स कम हो और उनको ईज ऑफ प्रोसेस हो। तो ये सभी कैटेगरीज को आपको एज एन इंडिविजुअल देखना चाहिए कि आज की तारीख में आपके पास, अगर आप भारत में है तो आपके पास किस प्रकार की एसेट्स इंडिया में है और उसका परिणाम क्या होगा जब आप फॉरेन में जाते हैं, ताकि क्योंकि उस एसेट्स को आपको रेगुलेशन में रखने के लिए एक प्रोसेस करनी पड़ती है जब आप एक नॉन रेसिडेंट बन जाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि मेरी एग्जिस्टिंग एसेट्स ये है, अगर आपको कई स्टेप्स पहले लेने पड़े ताकि उस एसेट्स को आप सही प्रकार से उसके तो लिए अर्नब जी प्लानिंग कर मुझे सके। यहीं पर सवाल पूछना है, अर्नब जी मुझे यही सवाल पूछना है, बिकॉज लोगों के बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। आप फिक्स डिपॉजिट कर रहे होंगे, आपने लगाए होंगे शेयरों में पैसे, पीपीएफ में आपका पैसा होगा, आपकी रियल एस्टेट होगी। अपने एसेट्स का संज्ञान आप कैसे ले, और एक बार आप विदेश चले गए तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को आप क्या कंटिन्यू भी रख सकते हैं, वो आप कैसे डिसाइड करें, या वो कितना मुश्किल हो जाएगा कंटिन्यू रखना, तो फिर आपको फाइनली अपने इन्वेस्टमेंट को यहाँ से समेट कर ही बाहर जाना होगा। हाउ डू यू डिसाइड ऑल दिस? देखिए, आपको तो एक पहले तो अपने पास रिकॉर्ड्स तो रखने ही चाहिए कि आपके पास कितनी एसेट्स है। उससे आपको पता चलेगा कि आपके जो इन्वेस्टमेंट्स है वो कहाँ कहाँ फैले हुए हैं या किस किस एरियाज में है। तो ये तो एक सिंपल बात हो गई इन टर्म्स ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग, कि जिससे आप अपनी सभी इन्वेस्टमेंट्स को इकट्ठा करके उसके बारे में जान ले कि यहाँ पर ये है, तो इस स्पेसिफिक एसेट क्लास में मुझे ये प्लानिंग करनी है। अब दूसरी बात ये है कि ऐसा नहीं है कि क्योंकि आप रेसिडेंट नहीं है इंडिया में तो आप यहाँ पर एसेट्स नहीं रख सकते। आपको सही प्रकार से जो रेगुलेशंस है उसको फॉलो करने। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर एक रेसिडेंट सेविंग्स अकाउंट, अगर आप फॉरेन चले जाते हैं तो फिर वो रेसिडेंट सेविंग्स अकाउंट आप चला नहीं सकते। उस रेसिडेंट सेविंग्स अकाउंट को आपको एक नॉन एनआरओ अकाउंट में कन्वर्ट करना होगा। ये एनआरओ अकाउंट में सभी लोकल रुपी डिपॉजिट्स आएंगी। इसके साथ अगर आप इंडिया में फॉरेन से पैसा लाना चाहे और उसे फिर रिपैट्रिएट करना चाहे तो उसके लिए अलग से एक एनआरई अकाउंट खोल सकते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए आपके पास शेयर्स है, तो शेयर्स यहाँ पर जो रेसिडेंट डीमैट अकाउंट में आप होल्ड कर रहे हैं और उसका परचेज और सेल कर रहे हैं, वो आप रेसिडेंट अकाउंट से फिर नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एक आरबीआई ऑथोराइज्ड पीआईएस अकाउंट चाहिए और वो पीआईएस अकाउंट से ही फिर आप शेयर्स में ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। सिमिलरली म्यूचुअल फंड्स में आपको अपना स्टेटस नॉन रेसिडेंट करवाना होगा। तो हर एक एसेट के लिए एक स्पेसिफिक प्रोसेस है, उसे फॉलो करना होगा। और फिर आप अगर ये चाहे कि वो एसेट्स नहीं रखना चाहते हैं तो उसे आप बेच सकते हैं, और बेचने से पहले आपको ये भी प्लानिंग करना होगा कि उसका टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होगा। संकल्प, मुझे ये बताइए कि अब ऐसा भी नहीं है कि जो बाहर के देश हैं वो भारतीयों को लुभा नहीं रहे हैं। अब इस ट्रेंड को देखते हुए मेरे ख्याल से वो भी आगे आए हैं। बहुत सारी अलग अलग तरह की नागरिकता को लेकर, जॉब ऑफर्स लेकर, स्टार्टअप में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो उन्होंने जो है अपने दरवाजे खोल लिए हैं भारतीयों के लिए। कुछ इस बारे में जानकारी दीजिएगा कि वो कौन कौन से ऐसे देश जिन्होंने स्पेशल सिटीजनशिप के ऑफर्स भी यहाँ पर निकाले हैं भारतीयों के लिए। कि स्टार्टअप वर्ल्ड में काफी इनोवेशन हो रहा है इंडिया से, एंड लोग वैसे लोग को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि उनके कंट्री में भी जॉब्स ओपन हो सके। आप इटली का एग्जांपल देखिए, अगर आप इटली में स्टार्टअप करते हो तो आपका जो वीजा अमाउंट है वो रेजिडेंसी अमाउंट है वो हाफ लगता है कंपेयर टू जो उनका नॉर्मल अमाउंट है। वैसे ही अगर आप ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे, कनाडा में देखेंगे तो वहां भी स्टार्टअप वीजा के कॉरस्पॉन्डिंग चीजें बना रखी हैं जिससे कि वो लोग ज्यादा स्टार्टअप्स और ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को इनवाइट कर सके। उसके अलावा यूएस में भी एक एक्सेप्शनल वीजा होता है जिसमें अगर आप बहुत ही आगे हैं, मतलब एक्सेप्शनल इन द कंट्री हैं, तो उनके लिए अलग से एक इमिग्रेंट तरीका होता है जिससे कि आप आ सकते हैं। और एक इमिग्रेंट इन्वेस्टर वीजा भी होता है वहां पे, जिसमें आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एक कमर्शियल एंटरप्राइज में और आगे बढ़ सकते हैं। उसके अलावा जनरल होता है, जैसे कि पोर्चुगल ने कर रखा है कि भाई आप वहाँ के एक फंड में पैसे डालिए इतने, जो कि वहाँ पे रिसर्च करता है या कल्चरल चीजों को बढ़ावा देता है, या फिर कोई आर्टिस्टिक प्रोजेक्ट होता है जिसमें वो इन्वेस्ट करता है, उन सारे फंड में पैसे डालिए तो फिर आपको वहाँ की सिटीजनशिप लेना आसान हो जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारे तरीके के चीजें बना रखी है कंट्रीज ने। एंड फिर कुछ
कुछ चुनिंदा कंट्री जैसे माल्टा हो गई या सेग्रीगेटेड कंट्रीज हो गई जिनको यहाँ पे नागरिक की कम है और उनको लोग चाहिए कि आ जाए, तो वहाँ पे फिर रेजिडेंसी अमाउंट और द अमाउंट फॉर आरबीआई प्रोग्राम इज ऑल्सो लेस, मतलब कम रहता है। राइट, तो चलिए ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको ध्यान देना होगा। ये जो ऑफर्स मिल रहे हैं, जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं दूसरे देशों से, वो लुभावने लगते तो हैं, लेकिन अगर आप ऐसे शख्स हैं जो बाहर अगर नौकरी करने जा रहे हैं, अगर आपके पास कोई नौकरी है, तो अपने आप मेरे ख्याल से वहाँ का लाइफस्टाइल के हिसाब से आपको प्लानिंग करनी होगी। लेकिन अगर आपका एक कॉन्शियस डिसीजन है कि आपको बाहर ही जाना है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप वहाँ की नागरिकता के साथ साथ वहाँ पर अपनी फाइनेंशियल्स को ध्यान में रखें, अपने इकोनॉमिक स्टेटस को ध्यान में रखें। और अगर आपकी लाइफ की वहाँ पर प्लानिंग करनी है तो उसमें मेडिकल एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जो आपको ध्यान में देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, इस खास चर्चा में आपने शिरकत की। और बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन इस तरह के मुद्दे हम शो में लेकर आते रहते हैं। और अगर आपको भी अपनी लाइफ का किसी भी पहलू की प्लानिंग करानी है हमसे, हमारे एक्सपर्ट से, व्हाट्सएप नंबर नोट डाउन कर लीजिए, यूट्यूब पर भी अपने सवाल छोड़ सकते हैं। नमस्कार।